एवरीवन, मैं वर्षिका मैम और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में स्वागत करती हूँ। आप जान रहे हैं DSSB एग्ज़ाम बहुत पास है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब कोशिश की जाएगी डेली आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस कराई जाए। आज आपके सामने जो वीडियो आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा, वो गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण शब्द होंगे। जैसे कि कहा जाए, हम लोग ये जो शब्द हैं ये देखेंगे कहाँ से, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि टेक्सटाइल में आप जानते होंगे कई सारे शब्दों का प्रयोग होता है जिसको लेकर के बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ से जाने से पहले प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। देखिएगा, आज का जो हमारा पहला शब्द है, हम लोग यहाँ शब्द देखेंगे और उसका रियल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द लिखा हुआ है रेटिंग। रेटिंग का क्या मतलब होता है? रेटिंग का कहा जाए शाब्दिक अर्थ होगा गलाना। किसको गलाएंगे हम? आप जानते होंगे ये प्रोसेस मुख्य रूप से हम लोग करते हैं किसमें, लिनन में करते हैं, ठीक है। लेकिन जो तने को हम लोग गलाते हैं, फ्लेक्स को गलाते हैं, तो सिर्फ हम लिनन में ही नहीं गलाते ना, हम जब रेयॉन बनाते हैं तो रेयॉन में सेल्यूलोज और इसके साथ केमिकल मिला करके भी उनको घोल बनाते हैं, गलाते हैं, ठीक है। जब हम जूट को भी, आपको याद हो जूट का पौधा, हम लोग जब उसकी भी रेटिंग प्रोसेस करते हैं, बस बात ये है कि जो ये रेटिंग प्रोसेस लिनन में करते हैं ना, ये ज़्यादा समय के लिए की जाती है। बाकी और जगह पे भी अगर हम सेल्यूलोज को गलाएंगे तो वो प्रोसेस कुछ कम दिनों का होता है। तो रेटिंग का मतलब होता है गलाना, ठीक। तो हम गलाएंगे, किसको गलाते हैं? तो सेल्यूलोज को गलाते हैं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है फाइबर। फाइबर क्या है? अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि वस्त्र की सबसे मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे फाइबर। इंग्लिश में आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेटा आप जानते होंगे तंतु और रेशा शब्द काफ़ी आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि फाइबर, जब सबसे छोटी इकाई, सबसे मूल इकाई पूछा जाए, सबसे मेन इकाई पूछा जाए, तो रेशा वही होगा फाइबर, ठीक है। अब इसके लिए हिंदी में चाहे तंतु लिखा हो चाहे रेशा लिखा हो, आपको इंग्लिश में देखना होना चाहिए कि फाइबर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि कपास है, सिल्क है, नायलॉन है, ये सब क्या है? ये सब फाइबर कहलाते हैं। इन्हीं सब रेशों का प्रयोग करते हुए हम धागा बनाते हैं और धागे का प्रयोग करके हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक। उसके बाद फैब्रिक क्या होता है? ताने और बाने में सेट करके कपड़ा तैयार करना। फैब्रिक का मतलब सिला हुआ कपड़ा कभी नहीं होता है। फैब्रिक का मतलब ऐसा होता है कि जिनको हम ताने और बाने में सेट करके, सारी परिसज्जाएं करके इस तरीके के कपड़े को हम तैयार किए, यही कहलाता है फैब्रिक, ठीक है। उसके बाद देखिए एक शब्द आता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का क्या मतलब होता है? टेक्सटाइल का जो मीनिंग है, हमारे सिलेबस के आधार पे हम कहें तो टेक्सटाइल का मीनिंग होता है समस्त रेशे का वर्गीकरण, संगठन एवं विशेषताएं। यहाँ पे सिलाई मशीन, कपड़ों को काटने के तरीके, कैंची के प्रकार, इंची टेप, मिल्टन चौक, मिल्टन क्लॉथ, ये सब तरीके की चीज़ें, हॉटे कुटूर, प्रेटा पॉटर, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं पढ़नी ना, फैशन साइकिल यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं टेक्सटाइल में रेशे का वर्गीकरण, रेशों को धारण करने का, वस्त्रों को धारण करने का सिद्धांत, ठीक है। जैसे कपास है, कपास किस चीज़ का संगठन है? सिल्क है, उनमें प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन होता है, इस तरीके के संगठन को पढ़ना। फिर उनकी विशेषताएं कि उनमें घर्षण सहने का कितना होता है सामर्थ्य, तनाव सामर्थ्य क्या होता है, पानी सोखने का गुण होता है या नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं टेक्सटाइल में। उसके बाद आता है एक शब्द क्लोथिंग, ठीक है। क्लोथिंग का मतलब होता है कपड़े का प्रयोग करके पहनने योग्य परिधान निर्मित करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिलाई सीखते हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन में हिस्सा रहा होगा, आपने इस तरीके से रेशों का वर्गीकरण भी पढ़ा होगा, और आपने प्रैक्टिकल में फ्रॉक, ब्लाउज, सलवार सूट, इन तरीके के कपड़ों का भी निर्माण किया होगा। तो यही चीज़ है, यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग दोनों चीज़ें हैं, वस्त्र एवं परिधान, ठीक है बेटा। वस्त्र का मतलब होता है कि सिर्फ कपड़ा, उसे हम धारण कर रहे हैं, वो अभी ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है मीटर में कपड़ा हो, अभी वो अपूर्ण कपड़ा हो, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हों। क्लोथिंग क्या होती है? जो सिल चुका है, जिसे हम पहन सकते हैं, उसे धारण कर सकते हैं, वो कहलाता है क्लोथिंग, जैसे कि शर्ट, फ्रॉक, गाउन, पैंट आदि, ठीक है। आगे देखिएगा, परिसज्जा क्या होती है? फिनिशिंग। परिसज्जा होती है बुने हुए फैब्रिक में और गुण विकसित करने की प्रक्रिया। और गुण, कौन से गुण? अभी तो कपड़ा बुन करके ही तैयार हुआ है, ताना बाना बुन करके एक कपड़ा तैयार हो गया है, ठीक है। इन कपड़ों में हमें और गुण लाना है, तो कौन से गुण इनमें लाएंगे? चमक लाना, ठीक, पानी की अवशोषकता के गुण बढ़ाना, रंगों को अवशोषित कर सके, कपड़े पे रंग पक्का चढ़ सके, इस तरीके की परिसज्जा करना। हो सकते हैं किनारे पे इनके रोएं दिखाई दे रहे हों, कपड़ों के ऊपर रोएं दिख रहे हों, इन रोओं को झुलसाने की प्रक्रिया।
हो सकता है कपास का कपड़े की क्वालिटी ऐसी हो जो सिकुड़ सकती है धुलने पे, तो हम उस सिकुड़े ना, जब भी हम कपड़े पहनेंगे तो धुलेंगे है ही, वो सिकुड़े ना, इसलिए भी इस पर हम परिसज्जाएँ करते हैं। तो परिसज्जा का मतलब क्या होता है? फिनिशिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जैसी है उसको और भी ज़्यादा सुंदर दिखाना। तो इसीलिए हम कपड़ों को सुंदर दिखाना होगा तो हम उस पर फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मर्सराइजिंग, सिंजिंग, वेइंग आदि बहुत तरीके की परिसज्जाएँ होती हैं, ठीक है। वेइंग का मतलब होता है वजन बढ़ाना, ये ध्यान दीजिएगा, वजन बढ़ाना। आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग VEI देखिएगा, VEIGHTING ये होगा। यहाँ पे जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना तो यहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है, इसीलिए हम इस परिसज्जा को वेइंग पढ़ते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप पढ़ें लिखे आगे तो वेटिंग ना लिखिएगा, ये गलत शब्द है। इस परिसज्जा को वजन बढ़ाने के लिए जो शब्दों का प्रयोग होता है वो होता है वेइंग, ठीक है। आगे देखिएगा बुनाई। बुनाई क्या होता है? यहाँ पे बुनाई की बात हो रही है, वीविंग। ताने, धागे को ताना बाना में सेट करके कपड़ा बनाना, यही क्या होता है? यही कहलाता है वीविंग। वीविंग में, बुनाई में लूम पर ताने बाने को सेट किया जाता है, ठीक है। जैसे इससे कपड़ा बनता है मलमल, कैलिको, टफेटा, ये सब चीज़ें, ठीक। उसके बाद एक शब्द है नीटिंग। नीटिंग में ऊन को या ऊन से बने हुए धागे को कोर्स और वेल में सेट करते हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वीविंग में धागे को ताने बाने में सेट करते हैं, नीटिंग में धागे या ऊन को कोर्स वेल में सेट करते हैं और इससे वस्त्र बनता है। और इनसे बनने वाला वस्त्र क्या है? जैसे कि स्वेटर, मोजा, टोपी, दस्ताना, मफलर आदि। आगे देखिए एक शब्द होता है गूंथना, ब्रेडिंग। ब्रेड मतलब होता है चोटी। धागे को आपस में गूंथ कर चोटी नुमा संरचना में निर्माण करना। इनमें ना हमें लूम की ज़रूरत है इसके लिए, ना इसके लिए हमें सिलाई या क्रोशिया की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे? धागों को आपस में गूंथ देंगे, इसी को कहते हैं ब्रेडिंग की प्रक्रिया। इससे क्या होगा कि जो कपड़ा बन जाएगा। और वो कपड़े कैसे होते हैं इनका अगर उदाहरण देखा जाए, जैसे कि पावदान, सजावटी डोरी, रस्सी, मफलर, टोपियाँ आदि इन सब चीज़ों से बनाई जाती हैं, ठीक। उसके बाद आपको एक शब्द दिखता होगा अक्सर, धागों को स्पूल पे लपेट देते, स्पूल पे लपेट देते। स्पूल के लिए और भी शब्द प्रयोग होता है, जैसे कि होता है तगड़ी, पिन, ठीक है, तगड़ी का प्रयोग या पिन। मान लीजिए ये एक कोई मशीन है, यहाँ से धागा बन बन के ये निकल रहा है। अब इस धागे को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, अगर छोड़ देंगे तो ये गंदा होगा, उलझ जाएगा। इसको एक जगह पर लपेटना ज़रूरी है। तो यही चीज़ है, इसको इसी पे ले जाके ऐसे हम लपेट देते हैं, तो यही कहलाती है स्पूल, ठीक है। स्पूल का मतलब होता है ऐसी कोई पिन जहाँ पर हम धागे को ले जा कर के लपेट दें। उसके बाद आता है रोलर। रोलर क्या होता है? जैसे कि सिलाई मशीन, गन्ने की जो मशीन होती है जिसमें से गन्ने का रस निकलता है, उस मशीन को देखा होगा। एक उसमें आपको सर्कल ऊपर दिखता है, एक सर्कल आपको उसमें नीचे दिखता है। इसी के बीच गन्ना डाला जाता है और क्या होता है? रस निकलना शुरू हो जाता है ना। तो यही चीज़ें क्या है, रोलर भी ऐसा ही है। दो रोलर के बीच में हम क्या करते हैं? कपड़े को डालते हैं ताकि इसमें जो कमी है उसको अलग अलग रोलर, अलग अलग क्वालिटी की चीज़ों के द्वारा उस कमी को दूर किया जा सके। सिलेंडर आकार के ड्रम जिसके मध्य से वस्त्र को परिसज्जित करने के लिए गुजारा जाता है, ठीक है। ब्रोकेड क्या होता है? ब्रोकेड का मतलब होता है सोना, चांदी, मोती, सितारा, गोटा आदि की सहायता से वस्त्र की सतह को सुंदर बनाना, ठीक है। ब्रोकेड क्या है? समझ लीजिए कि ये एक तरीके से कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, जो कि बहुत महंगी, बहुत पुरानी और बहुत सुंदर होती है। वस्त्रों को सजाने के लिए, वस्त्रों की सतह को अच्छा बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए सोना, चांदी, मोती, सितारा, रेशम के धागे, गोटा आदि का प्रयोग करके हम वस्त्रों को सुंदर बनाते हैं। उसके बाद वार्प। वार्प का क्या मतलब होता है? ताना। वार्प का मतलब ताना। धागा बुनाई के समय लंबवत रखना। ये हम बना रहे हैं, कोई कपड़ा है ये, ठीक है। इस कपड़े में अगर हमें इस तरीके के धागे दिख रहे हैं तो इस धागे को हम लोग कहेंगे ताना, तो ये लंबवत हुआ। उसके बाद वेफ्ट मतलब बाना। धागा बुनाई के समय क्षैतिज रखना। हम इस तरीके से रख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया क्षैतिज, इसको हम लोग कहते हैं वेफ्ट। क्लियर? अब देखिए एक शब्द है सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक वो चीज़ है कि जो अपने द्वारा निर्मित की गई हो, मनुष्यों के द्वारा। मनुष्यों ने केमिकल की खोज की, केमिकल के प्रयोग से एक नए तत्वों का निर्माण किया। कपास जैसे पहला था कपास वैसा आज भी है। कपास को हम नए रूप में नहीं बदल सकते। कपास जैसा है उसी को हम क्या करते हैं? कपड़े के रूप में उन रेशों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रेशा का धागा बनाते हैं, धागे से फिर हम कपड़ा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कपास को कोई और चीज़ बना देंगे, कपास को जूट बना देंगे, कपास को प्रोटीन बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं है, ठीक है। तो सिंथेटिक क्या होते हैं? सिंथेटिक वो हैं जो कि कृत्रिम हो, आर्टिफिशियल हो, मानव के द्वारा निर्मित हो, रसायन के संयोग से निर्मित हो, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, सिंथेटिक का मतलब यही होता है। क्लियर? अब देखिएगा आगे एक और भी कुछ शब्द हैं। शब्द है स्टेपल। स्टेपल का क्या मतलब होता है? वस्त्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रेशा जो आकार में छोटा हो, इसलिए मापन इंच में। याद रखिएगा, रेशों का, छोटे रेशों का मापन इंच में ही होता है, ठीक है। छोटे रेशों का मापन इंच में ही होता है। तो ये वस्त्र निर्माण के लिए रेशे हैं जिनका मापन इंच में हो, लेकिन इनका आकार भी छोटा होना चाहिए, ठीक। फिलामेंट क्या होता है? ये भी रेशे का ही वर्गीकरण है, रेशे के लंबाई के आधार पर एक प्रकार है। लेकिन फिलामेंट वो धागे होते हैं जो लंबे होते हैं, जिनका मापन हम लोग मीटर में कहते हैं, जैसे सिल्क है, नायलॉन है। और स्टेपल की बात की जाए, कपास है, जूट है, लिनन है आदि, ठीक है। ऐंठन, ट्विस्टिंग क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, रेशों को एक के पीछे एक जोड़कर ऐसे ऐंठन देना कि लंबे धागे का रूप ले ले। प्यारे बच्चों देखिएगा, आपके सामने ये कॉटन का रेशा है, ठीक। अभी ये कॉटन के रेशा या कहा जाए ये रुई का एक गुच्छा है। इसमें आप एक रेशा ढूंढने चलेंगे, आपको एक रेशा ढूंढने में काफ़ी मेहनत होगी। हो सकता है आपको कैमरे में दिख भी ना रहा हो कि कितना महीन रेशा होता है, ठीक है। बहुत महीन रेशे होते हैं। आपके पास अगर घर पे हो ना तो आप खुद से घर पे प्रैक्टिकल करके देखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐंठन या ट्विस्टिंग क्या होती है? रेशों को एक के पीछे एक जोड़कर, मान लीजिए एक रेशा ये है, दूसरा रेशा ये है, ठीक। इन दो रेशों को एक के पीछे एक जोड़कर, देखिए यहाँ हमने जोड़ दिया। ऐंठन देना कि लंबे धागे का रूप ले ले। अब ऐंठन हमें देनी होगी तो हम कैसे करेंगे? इस तरीके से देखिए, अभी तो मान लीजिए ये एक रेशा नहीं है, ये तो रेशों का एक गुच्छा है, ठीक। लेकिन यही हमारे पास इकहरा रेशा होता, अलग अलग रेशा होता, हम इस तरीके से ऐंठन ही तो ये दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? ये ऐंठन दे रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, यही हम स्पिन कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है? एक धागे का निर्माण हो जा रहा है। देखिए बना। अभी ये आपको अलग अलग 3 गुच्छे में दिखा था ये रेशा, अब ये एक रूप में आ गया। यही क्या कहलाता है? ऐंठन या ट्विस्टिंग कहलाती, ठीक है। रेशों को एक के पीछे एक जोड़कर ऐसे ऐंठन देना कि लंबे धागे का रूप ले ले। उसके बाद रंगाई क्या होता है? जो कपड़ा बुन चुका है, मान लीजिए ये रेशा किस रंग का दिख रहा है आपको? सफ़ेद। अभी इससे बनने वाला जो कपड़ा होगा वो भी सफ़ेद होगा। हर व्यक्ति 24 आवर पूरे जीवन सफ़ेद कपड़ा पहनेगा, ये आज के समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना डेवलप हो गया है वर्ल्ड। ये हमारे पास कई तरीके के रंग हैं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव द्वारा निर्मित। तो उन्हीं कपड़ों को बुनने के बाद जैसा हमें रंग चाहिए उस हिसाब से रंगीन करना, चाहे लाल रंग दे हम कपड़ा, चाहे नीला रंग दे, चाहे पीला रंग दे, इस तरीके से। उसके बाद छपाई क्या होती है? जब हमने कपड़ों को रंग लिया है ना, नीले रंग का रंग लिया, अब उसके ऊपर क्या करेंगे हम? वस्त्र रंगीन बनाने के बाद सतह पर छाप, डिज़ाइन, नमूना बनाना। आप ठप्पा छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक तरीके का ये डिज़ाइन है, ठीक। ये डिज़ाइन, अब इस डिज़ाइन की आपके पास ब्लॉक है, अब यही डिज़ाइन का ब्लॉक कपड़े पे से छाप दिया गया, तो यही डिज़ाइन कपड़े पे उतर आएगी। तो यही है जो रंगीन कपड़ा है, उस पर हम नमूना डिज़ाइन बनाते हैं, छाप बनाते हैं, यही चीज़ें प्रिंटिंग कहलाती हैं। ओटना क्या होता है? गिनिंग। ध्यान दीजिएगा कि जो कपास का रेशा होता है ना, कपास का रेशा, उसके अंदर बीज होता है। ये जो कपास आपको ये दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे तो ये देखिएगा छोटा सा एक बीज दिख रहा है। हो सकता है आपको इस मोबाइल के कैमरे से उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आपके पास अगर कॉटन हो तो ढूंढ के ज़रूर देखिएगा। देखिए एक और भी बीज यहाँ पर ये दिख रहा है, इनमें भी काफ़ी बीज रह जाते हैं। तो देखिए ये कपास है, इसी के अंदर बीज रहता है। उस बीज को हटाना, कपास को बीज के चारों ओर से निकालना, यही प्रोसेस गिनिंग कहलाती है या ओटना कहलाती है। इसे ही हम कहते हैं बिनौले अलग करना, ठीक। यही प्रोसेस बिनौले अलग करना। बिनौले का मतलब बीज, यही जो कपास है, यही जो फूल है, पॉट्स में ये जो कोए हैं, इसके अंदर जो बीज है, इसी बीज को हम हटा देंगे और इस रुई को, कॉटन को प्राप्त कर लेंगे। यही प्रोसेस कहलाता है गिनिंग।
स्लीवरिंग क्या है? रेशों को सुलझाने के बाद पूनी चोटी बना देना ताकि रेशे उलझे ना। ये रेशा अभी मान लीजिए जैसे गुच्छे के रूप में हमें पॉट्स के रूप में मिला है, ठीक है। अभी इसको हमको सुलझाना है, ऐसे सुलझाना, इनको कंघी करना ज़रूरी है ताकि सारे रेशे ऐसे सीधे बन जाए। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रेशों को सुलझाना, जैसे कि स्लीवरिंग, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, फिर पूनी बना लेते, ठीक है। वैसे तो सुलझाना शब्द देख करके आप ये समझिएगा कि कॉम्बिंग का मतलब सुलझाना होता है, लेकिन यहाँ पे स्लीवरिंग क्या है? सुलझाने के बाद ही हम पूनी बनाते हैं। अपने बालों को पहले हम झाड़ते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, तब चोटी करते हैं ना, वही यही चीज़ यहाँ पर भी है। उसके बाद व्यास क्या होता है किसी भी रेशे का? रेशों को माइक्रोस्कोप से अनुप्रस्थ काट में देखने पर रेशे की चौड़ाई पता चलती है। जैसे कि अभी ध्यान दीजिएगा, हमने बनाया जो आपके सामने एक धागा, मान लीजिए ये एक इकहरा रेशा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक इकहरा रेशा है, ये इसकी लंबवत संरचना है, ठीक, ये लंबवत संरचना है। अब इसे ही हम जब ऐसे देखेंगे इस तरीके से, तो ये जो संरचना दिख रही है ना, इतनी ये जो मोटाई इसकी दिख रही है, यही कहलाता है व्यास, ठीक है। यही इसका व्यास कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें डायमीटर क्या होती है? रेशों को माइक्रोस्कोप से अनुप्रस्थ काट में, ये इसका अनुप्रस्थ काट ही तो है, और ये इसका लंबवत काट है। अनुप्रस्थ काट में हम जब देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो रेशे की यही चौड़ाई हमें व्यास या डायमीटर के रूप में प्राप्त होती, ठीक है। और माइक्रोन में ज़्यादातर नापा जाता है किसी भी रेशे का व्यास। मिश्रित करना, ब्लेंड करना, ब्लेंड, दो अलग अलग गुण के रेशों को इस तरह से मिलाना कि दोनों में कोई अंतर ना दिखे। मान लीजिए एक रेशा ये ऊन है, ये मान लीजिए कपास है। अब इनको हम इस तरीके से ऐसे मिक्स कर दें, इस तरीके से मिक्स कर दे कि ये दो गुच्छा अलग दिखे ही ना, आपस में एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? ब्लेंड करना कहलाता है, ठीक है। फलालैन क्या होता है? साधारण कपड़े पर परिसज्जा कर सतह पर रोएं उठाना। कोई भी सिंपल कपड़ा है, कोई भी सिंपल कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर पे आपको ऐसे मखमली सतह दिख रही है, तो हम उसको कहेंगे फलालैन का कपड़ा, ठीक है। इस तरीके के शॉल, ब्लैंकेट, बेडशीट आदि सब आते हैं। स्टीपिंग क्या होता है? स्टीपिंग का मतलब होता है डुबाना, चाहे हम सेल्यूलोज को डुबाएं, चाहे हम वस्त्रों को डुबाएं। देखिए स्टीपिंग प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि आपने अभी हाल ही में कल अगर सॉल्व किया हो क्वेश्चन, तो अजरक बनाने की जो प्रक्रिया थी ना, उसमें भी पहले हम क्या करते हैं, वस्त्रों को धुलते हैं। तो धुलेंगे किस में? पानी में ही तो डुबा करके स्टीपिंग प्रोसेस करेंगे। पानी में डुबाना धुलने के लिए, या सेल्यूलोज को, रेशों को डुबाना पानी में, हर ये प्रोसेस जहाँ हम पानी में डुबाने की बात करेंगे, यही स्टीपिंग कहलाती, ठीक। अपहोस्ट्री क्या होता है? फर्नीचर की गद्दियों को ढकने वाला कपड़ा। ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन आता है अपहोस्ट्री क्या होता है, तो आंसर ये दिया रहता है कि वस्त्रों, फर्नीचर को ढकने वाला कपड़ा। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये सोफ़ा है, ठीक है, ये सोफ़ा है, यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ये हम डाल रहे हैं ना अलग से, जिनको हम समय समय पे धुलते भी रहते हैं, वो सोफ़ा कवर होगा, वो अपहोस्ट्री नहीं होता। अपहोस्ट्री वो है जो सोफ़ा कवर हटाने के बाद जो एक गद्दी रहती है, जिसके अंदर रुई, कॉटन, स्पंज, जूट, ये सब चीज़ें भरा रहता है, वो कहलाता है अपहोस्ट्री, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे अगर बेड पे गद्दा पड़ा होगा, मैट्रेस पड़ा होगा, तो उस मैट्रेस पे बेडशीट ना बिछाएं हम, उस मैट्रेस को देखेंगे ना, तो मैट्रेस के अंदर आपको फोम भरा हुआ मिलेगा, रुई भरी हुई मिलेगी, तो उस रुई को ऊपर से जो कवर कर रहा है ना, वो अपहोस्ट्री होता है, ठीक। ऐसे सोफ़ा में भी होता है, कुर्सी में भी होता है। आगे देखिए स्टिफनिंग प्रोसेस क्या होता है? स्टिफनिंग, स्टिफनिंग का मतलब होता है स्टिफ करना। स्टिफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ एकदम कड़ी, कठोर हो जाए, एकदम अपने रूप में बनी रहे। तो ये कैसे होता है? वस्त्र की सतह पर कलफ या गोंद, कलफ या गोंद का स्टार्च, याद होगा गोंद का स्टार्च मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग करते हैं? सिल्क पे। गोंद का कलफ सिल्क के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम वस्त्र की सतह पे कलफ लगा दें, गोंद लगा दें, तो इससे क्या होगा? वस्त्र कड़ा हो जाएगा। और वस्त्र अगर लुजलुजा रहता है तो वो ग्रे गुड था, आपको याद होगा जब ग्रे गुड था तो लुजलुजा था, उसमें चमक नहीं थी, बेजान सा दिख रहा था, उसमें कई सारी परिसज्जाएँ इसीलिए की गई थी। ये भी एक तरीके से परिसज्जा है, कलफ लगाना, गोंद लगाना, जिससे कि वस्त्र नया जैसा दिखने लग जाए, कड़क दिखने लग जाए। आगे देखिए छटाई, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? रेशों को गुण, स्रोत, श्रेणी, किस्म के आधार पर अलग करना। रेशों के गुण, मान लीजिए हम ऊन का उदाहरण लें यहाँ पर। रेशों का गुण वो किस तरीके के हैं? गर्म हैं, ठंडे हैं। जैसे कि आपको याद हो बैक्टीरियन
से प्राप्त ऊन अलग तरीके के क्वालिटीज़ के होंगे, मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन अलग क्वालिटीज़ के होते हैं, ठीक है। स्रोत का मतलब ये है कि हमें भेड़ से मिला है, ऊँट से मिला है, बकरी से मिला है, खरगोश से मिला है, किससे मिला है बाल। श्रेणी का ये मतलब है कि जो भेड़ है तो भेड़ के शरीर के किस हिस्से से बाल प्राप्त थे। याद रखिएगा, गले के पास से और पेट के पास से जो हमें बाल प्राप्त होते हैं, गले, कंधे, पेट के पास से जो हमें बाल प्राप्त होंगे, वो ऊन बहुत ही अच्छी श्रेणी का होगा। उसमें शल्कों की संरचना बहुत ज़्यादा होगी, तन्यता उसमें बहुत होगी, उसमें रेजिलेंसी, इलास्टिसिटी, ये सारे गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। किस्म किस तरीके का है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जैसे कि हम लोग कहते हैं टैगलॉक निम्न कोटि का होता है, मेरिनो उच्च कोटि का होता है, यही सब चीज़ें अलग अलग इनके गुण हैं ना। उसी पे हम रेशो को, जब हम भेड़ से बाल काटेंगे ना तो एक साथ काटते हैं, लेकिन हम पहचान सकते हैं, जो इनका ये व्यवसाय है वो पहचान जाते हैं कि ये रेशा किस स्थान का है, तो उसको अलग कर देते हैं। आगे देखिए, स्काउरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। एक रेटिंग शब्द, एक स्काउरिंग शब्द। स्काउरिंग आप देखे होंगे, मुख्य रूप से हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऊन प्राप्त होते हैं हमें भेड़ से, उनके जो रेशों को हम साफ़ करते, मंजाई करते हैं, उनमें से ग्रीस, ऑयल, गंदगी, मिट्टी इन्हें निकालते, यही प्रोसेस स्काउरिंग कहलाता है, मंजाई की प्रक्रिया। लेकिन स्काउरिंग का मतलब होता है घिस कर रेशे या वस्त्रों को साफ़ करना। तो घिसना, साफ़ करना, जैसे बर्तन मांजने के लिए कोई गंदा बर्तन होता है तो कितना हम लोग ऐसे ऐसे घिसते हैं, तो वही प्रोसेस स्काउरिंग होता है। स्काउरिंग सिर्फ ऊन पे नहीं होता, ऊन पे तो हम रेशों को साफ़ करते ही हैं, इसके साथ ही जो हम ताना बाना में जो कपड़े को बुन चुके हैं, मान लीजिए कॉटन का ही कपड़ा है, इसको बुन चुके हैं, अगर इन पे छोटे छोटे रोएँ दिख रहे हैं, हमें कहीं धब्बा दिख रहा है, कहीं पे जाली दिख रही है, कहीं पे गांठें दिख रही हैं, तो इनको बराबर करने के लिए भी हम स्काउरिंग प्रोसेस करते हैं। सूती कपड़ों पे ऐसे घिसते हैं ताकि जो रेशा है और रेशे से जो कपड़ा बना है वो कपड़ा एकदम एक बराबर, एक समान हो जाए। ठीक है बेटा, तो यहीं तक था आज का वीडियो। ऐसा ही आपके लिए शब्दों के मीनिंग का एक न्यूट्रिशन पे भी आएगा वीडियो, वो भी। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको और भी ऐसे कई शब्द हों जिनका मीनिंग ना पता हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको तुरंत रिस्पांस दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।